तो दोस्तों जब मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के ऊपर यूट्यूब पे कुछ वीडियो सर्च कर रहा था तो मैंने नोटिस किया कि कुछ यूट्यूबर्स अल्फा और बीटा के कॉन्सेप्ट को यूज करके लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स पिक कर रहे थे। तो आज की वीडियो में हम अल्फा और बीटा जैसे कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करेंगे और इसके साथ में हम वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी को भी डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में आपको स्टॉक मार्केट की काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें सीखने मिलेगी, इस बात की मेरी गारंटी है। और ये सब हम जानेंगे एकदम सिंपल लैंग्वेज में, ताकि कोई 10 साल का बच्चा भी इसे समझ सके। तो वीडियो का सेकंड पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसे एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये अल्फा और बीटा स्ट्रेटेजी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि जो भी MBA फाइनेंस की पढ़ाई करता है या चार्टर्ड अकाउंटेंट के फाइनल ईयर में होता है तो उनको स्टॉक मार्केट से अच्छा पोर्टफोलियो बनाने के लिए यही सब सिखाया जाता है। तो पहले हम बात करते हैं कि फाइनेंस की दुनिया में ये अल्फा क्या होता है, क्योंकि जितने भी म्यूचुअल फंड मैनेजर्स होते हैं वो हमेशा इस अल्फा के पीछे होते हैं। तो जब भी हमें स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस चेक करना होता है या हमें ये देखना होता है कि आज स्टॉक मार्केट में लोगों का मूड कैसा रहा है, तो हम हमेशा इंडेक्स को चेक करते हैं, यानी सेंसेक्स या निफ्टी। जैसे अगर आज सेंसेक्स ग्रीन में है तो हम कहेंगे कि आज मार्केट अच्छा कर रहा है, और पिछले 6 महीने में सेंसेक्स 13% ऊपर गया है तो हम कहेंगे कि मार्केट ने अच्छा काम किया है। तो इसीलिए हम हमेशा सेंसेक्स और निफ्टी को पूरे मार्केट के परफॉर्मेंस को जज करने के लिए यूज करते हैं। तो ये सेंसेक्स और निफ्टी का इंडेक्स हमारे लिए एक बेंचमार्क बनता है। मतलब अगर आप किसी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको निफ्टी के जितना रिटर्न तो यूं ही मिल जाएगा बिना कोई एक्स्ट्रा मेहनत किए, क्योंकि हम सब इंडेक्स फंड में इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी भी इन्वेस्टमेंट ऐप के जरिए। तो अगर आप किसी दूसरे म्यूचुअल फंड में या खुद स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो और अपना खुद का एक पोर्टफोलियो बनाते हो तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि उसका रिटर्न इस निफ्टी इंडेक्स से ज्यादा हो, वरना खुद स्टॉक और म्यूचुअल फंड को ढूंढ के उसमें इन्वेस्ट करके इतनी मेहनत करके मतलब ही क्या है। और दोस्तों अगर आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए एक डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो फ्री में अकाउंट ओपन करने के लिए जिस ब्रोकर के साथ मेरा अकाउंट है उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप घर बैठे बैठे अपने इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो। तो मान लो आपने एक स्टॉक पिक किया और आपके पोर्टफोलियो में सिर्फ वही स्टॉक है और आपने उसमें 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया और उस 2 साल में निफ्टी इंडेक्स 25% ऊपर गया और आपके स्टॉक ने 28% का रिटर्न दिया है, तो उस स्टॉक ने इंडेक्स से 3% एक्स्ट्रा रिटर्न दिया है। इसी रिटर्न को हम अल्फा कहेंगे। लेकिन अगर किसी स्टॉक ने सिर्फ 20% का रिटर्न दिया है और इंडेक्स ने 25% का रिटर्न दिया है तो अल्फा नेगेटिव में होगा, जो -5% का होगा। तो बेसिकली इंडेक्स से जितना भी एक्स्ट्रा रिटर्न हमें मिलता है वो अल्फा होता है। तो सबसे पहली चीज हमें यहाँ पे ये समझ आ गई कि अल्फा हमेशा ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है बीटा। अब दोस्तों मान लो 2 स्टॉक पोर्टफोलियो है, दोनों ने 2 साल के पीरियड में 28% का रिटर्न दिया है, जबकि सेंसेक्स ने सिर्फ 25% का रिटर्न दिया है। तो दोनों ही स्टॉक पोर्टफोलियो का अल्फा 3% का है। लेकिन पहला पोर्टफोलियो पिछले 2 साल में इस तरह ग्रो हुआ है और दूसरा पोर्टफोलियो इस तरह ग्रो हुआ है। अल्फा दोनों का सेम है, लेकिन ये किस तरह ग्रो हुए वो अलग अलग है। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आप लोगों के लिए ये है कि आप इन दोनों में से कौन से पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करना पसंद करोगे। अब क्योंकि रिटर्न इन दोनों में ही सेम 28% का रहा है तो मेजोरिटी लोग ये वाला चुनेंगे, क्योंकि इसमें उतार चढ़ाव कम रहे। तो बुरे मार्केट के टाइम आपको इसमें कम टेंशन होगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक स्टेबल जगह नहीं है, ये हम सभी को पता है। इसमें हर रोज, हर मिनट, हर सेकंड उतार चढ़ाव होते रहते। तो इस उतार चढ़ाव को यानी स्टॉक मार्केट के मूवमेंट को फाइनेंस की दुनिया में हम वॉलेटिलिटी कहते हैं। और जब इस वॉलेटिलिटी को यानी इस उतार चढ़ाव को हम कैलकुलेट करते तो उसे हम बीटा कहते हैं। तो अगर हमें 2 स्टॉक से एग्जैक्टली सेम रिटर्न मिलता है और एग्जैक्टली सेम अल्फा मिलता है तो हम कम बीटा वाला स्टॉक चुनेंगे जिसमें कम उतार चढ़ाव हो, ताकि हमें कम टेंशन लेना पड़े। तो बेसिकली हमें अल्फा सबसे ज्यादा चाहिए और बीटा सबसे कम। तो अब फाइनली हम ये समझते कि इस बीटा को कैलकुलेट करते कैसे। तो जिस तरह हमने अल्फा को कैलकुलेट करने के लिए इंडेक्स को यूज किया था, उसी तरह हम बीटा के लिए भी इंडेक्स को यूज करते। जो इंडेक्स की वॉलेटिलिटी होती है, यानी जितना फ्लक्चुएशन इंडेक्स में आता है एग्जैक्टली उसी रेट से अगर कोई स्टॉक फ्लक्चुएट होता है तो उस स्टॉक का बीटा 1 का होता है। तो बीटा ऑफ 1 मतलब एग्जैक्टली इंडेक्स के जितना वो स्टॉक फ्लक्चुएट हो रहा है। लेकिन अगर कोई स्टॉक इंडेक्स से डबल वॉलेटाइल है, मतलब उसका बीटा 2 का है, तो मान लो अगर आज इंडेक्स 1% ऊपर जाता है तो वो स्टॉक 2% ऊपर जाना चाहिए, और जिन स्टॉक्स का बीटा 3 का होगा तो वो स्टॉक 3% ऊपर जाना चाहिए। यानी मान लो जिस दिन निफ्टी 1% नीचे जाएगा तो जिन स्टॉक का बीटा 2 का होगा तो वो स्टॉक 2% नीचे जाना चाहिए, क्योंकि ज्यादा बीटा मतलब ज्यादा वॉलेटाइल स्टॉक। और जिन स्टॉक्स का बीटा 1 से भी कम का है, जैसे अगर किसी स्टॉक का बीटा 0.5 का है, तो वो इंडेक्स से भी कम फ्लक्चुएट होगा और काफी स्लोली मूव करेगा। तो अब हम tickertip.com पे आते हैं और इन कॉन्सेप्ट्स को लाइव समझते हैं। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां जाके इसे चेक कर सकते हो। और अगर आप IM20 कोड यूज करोगे तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा इनके प्रो प्लान्स पे इस महीने के लिए। फिर हम इसके स्टॉक स्क्रीनर पे आते हैं और यहाँ पे ये बाकी फिल्टर्स को रिमूव करके टेक्निकल इंडिकेटर्स में से अल्फा और बीटा को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे इन सभी स्टॉक्स में से हिंदुस्तान यूनिलीवर का बीटा सिर्फ 0.24 का है। मतलब ये एक बहुत ही लेजी यानी आलसी स्टॉक है। मान लो पूरा मार्केट अगर जिस दिन 2% ऊपर जाएगा तो ये हिंदुस्तान यूनिलीवर का स्टॉक सिर्फ 0.5% हिलेगा।
लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि कम बीटा होने के बाद भी इस स्टॉक ने हमें 3% का अल्फा जनरेट करके दिया है। मतलब ये स्टॉक निफ्टी से कम रिस्की होने के बाद भी उससे अच्छा परफॉर्म कर गया। तो इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से आपको ज्यादा से ज्यादा अल्फा वाले स्टॉक्स पिक करने चाहिए और कम से कम बीटा वाले। जैसे अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जिन स्टॉक्स का अल्फा सबसे ज्यादा है वो हमें यहाँ पे ऊपर दिखेंगे। तो इसमें से किसी भी स्टॉक को अगर आप ओपन करके देखोगे तो हमें इनके स्टॉक प्राइस में रिसेंटली एक बहुत ही बढ़िया ग्रोथ दिखेगी। जैसे ये कंपनी राज रेयॉन इंडस्ट्रीज को आप देखोगे, इसने 400 का अल्फा जनरेट किया है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि इस कंपनी की ग्रोथ में कंसिस्टेंसी नहीं है। तो हम यहाँ पे मार्केट कैप से सॉर्ट करके बड़ी और स्टेबल कंपनीज का अल्फा चेक करते हैं। जैसे अगर हम इन्फोसिस को देखेंगे तो इस कंपनी ने अच्छा खासा अल्फा जनरेट किया है। मतलब इंडेक्स से इतने % एक्स्ट्रा रिटर्न दिया है और फिर भी ये इंडेक्स से कम रिस्की रहा है। तो इसी तरह ये एक बहुत ही शॉर्टकट तरीका है अच्छे स्टॉक्स को ढूंढने का, क्योंकि जिन स्टॉक्स का अल्फा ज्यादा है और जितना आप रिस्क ले सकते हो, यानी जितना बीटा आप हैंडल कर सकते हो, तो आप उन स्टॉक्स को पिक करो और फिर आप उस पर इन्वेस्टिंग करने के लिए डिटेल रिसर्च कर सकते हो। तो इस अल्फा और बीटा स्ट्रेटेजी के हिसाब से बहुत सारी इन्वेस्टर्स स्टॉक पिक करते हैं, क्योंकि MBA और बिजनेस स्कूल्स में यही स्ट्रेटेजी सिखाई जाती है। और आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस भी मिल जाएंगे जिसमें लोगों ने इसी स्ट्रेटेजी को यूज करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए स्टॉक्स पिक किए। अब वो लोग खुद इस स्ट्रेटेजी को यूज करते हैं या नहीं वो हमें नहीं पता, लेकिन मेरे हिसाब से इस स्ट्रेटेजी में कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे पहली तो ये कि यहाँ पे हम सिर्फ स्टॉक के प्राइस की बातें कर रहे हैं, बिजनेस की बिल्कुल भी नहीं। और स्टॉक मार्केट में स्टॉक का प्राइस एक अलग चीज होती है और उसके बिजनेस में एक अलग वैल्यू होती है, और ये दोनों अलग अलग चीज होती है। मतलब प्राइस इज व्हाट यू पे एंड वैल्यू इज व्हाट यू गेट। और जब कोई बिजनेस अच्छा करता है तो ही उसका स्टॉक का प्राइस ग्रो होता है। तो अल्टीमेटली कंपनी के जो बिजनेस फंडामेंटल्स है वो उस कंपनी के स्टॉक के प्राइस को ड्राइव करते हैं। लेकिन अगर कभी किसी वजह से स्टॉक का प्राइस ज्यादा स्पीड में ग्रो होता है और उसका बिजनेस उतनी स्पीड में ग्रो नहीं होता है, तो वो स्टॉक प्राइस हमेशा वैसा ग्रो होता नहीं रहेगा। तो स्टॉक का प्राइस बिजनेस को ड्राइव नहीं करता है। तो इसीलिए आपको स्टॉक के प्राइस पे कम फोकस करना है और उसके बिजनेस पे और बिजनेस की वैल्यू पे ज्यादा फोकस करना है। लेकिन अगर आप सिर्फ प्राइस को देखते रहोगे तो ऐसा भी हो सकता है कि आप बिल्कुल बुरे टाइम पे इन्वेस्ट कर रहे हो, जब पुराने इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न मिल चुका है और अब वो स्टॉक शायद क्रैश होने वाला है। इसीलिए जितने भी लेजेंडरी इन्वेस्टर्स है वो सब यही कहते हैं, जैसे पीटर लिंच भी कहते हैं कि बिहाइंड एवरी स्टॉक देयर इज अ कंपनी, फाइंड आउट व्हाट इट इज डूइंग। या फिर वॉरेन बफेट भी यही कहते हैं कि इफ अ बिजनेस डज वेल द स्टॉक इवेंचुअली फॉलोज। लेकिन ये जो अल्फा बीटा की स्ट्रेटेजी है ये हमें सिर्फ प्राइस पे ही फोकस करने को कहती है, और फिर ये स्ट्रेटेजी और ज्यादा डिटेल में इसी कॉन्सेप्ट पे डेवलप होती है जिसमें हम सिर्फ प्राइस पे ही ज्यादा फोकस करते रहते हैं कि जिस स्टॉक का प्राइस ज्यादा फ्लक्चुएट होता है तो उसे हमें अवॉइड करना है क्योंकि वो ज्यादा रिस्की है। अब दोस्तों बीटा को इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से रिस्क कहा गया है। मतलब जिस स्टॉक का बीटा ज्यादा होगा तो वो स्टॉक ज्यादा रिस्की है और आपको वैसे स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो बिजनेस एक्चुअली में बहुत ही सेफ और स्टेबल है, बस वो किसी वजह से कुछ टाइम में न्यूज की हेडलाइन बन चुका है और लोग ज्यादा डर के बाय और सेलिंग कर रहे हैं, इसीलिए वो ज्यादा वॉलेटाइल हो गया है। एक्चुअली में देखा जाए तो हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए रिस्क सिर्फ एक ही चीज का होता है कि आपकी कंपनी पूरी डूब गई। तो इन्वेस्टिंग में आपको परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल से बचना है, क्योंकि हमारे लिए असली रिस्क सिर्फ वही होता है, प्राइस फ्लक्चुएशन हमारे लिए रिस्क नहीं होता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो प्राइस फ्लक्चुएशन तो होते रहेंगे। और दूसरी तरफ अगर हम इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से जो सबसे हाईएस्ट अल्फा स्टॉक है जैसे राज रेयॉन या फिर ये SEL कंपनी, इसको ओपन करते तो आप देख सकते हो इसका स्टॉक सिर्फ रिसेंटली जंप हुआ है, इसमें कंसिस्टेंसी जरा भी नहीं है। तो ऐसे स्टॉक इस स्ट्रेटेजी से हमें सिर्फ अचानक से ग्रो हो जाने के बाद मिलते जब वो ओवर वैल्यूड हो जाते हैं, जबकि एक्चुअली में हमें तो स्टॉक्स को तब ढूंढना है जब वो अंडर वैल्यूड है और ग्रो होने वाले हैं, या फिर ऐसे स्टॉक्स जो कंसिस्टेंटली ग्रो होते रहते और अपने शेयर होल्डर्स की वैल्यू क्रिएट करते रहते, जैसे ये कंपनी। क्योंकि इस कंपनी का जितना भी रिटर्न हम देख रहे हैं ये तो दूसरे इन्वेस्टर्स को मिल गया है। अगर आप आज इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपके लिए ये मैटर करता है कि अभी ये स्टॉक यहाँ से कहाँ जाने वाला है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जिन लोगों ने इस अल्फा और बीटा की स्ट्रेटेजी को इन्वेंट किया है, यानी ये हैरी मार्कोविट्ज और विलियम शार्प, जिनको इसकी वजह से नोबेल प्राइज मिला, वो खुद इस स्ट्रेटेजी को यूज नहीं करते। और अगर हम इनकी नेटवर्क चेक करेंगे तो ये खुद बहुत ज्यादा रिच नहीं है। इन्होंने अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ एक कॉलेज प्रोफेसर की जॉब की है। अगर सिर्फ ऐसे फॉर्मूले यूज करके स्टॉक मार्केट से वेल्थ बिल्ड करना पॉसिबल होता तो आज दुनिया के सभी अकाउंटेंट्स और मैथमेटिशियंस करोड़पति होते। लेकिन रियलिटी में जिन भी लोगों ने स्टॉक मार्केट से अच्छी वेल्थ क्रिएट की है वो ज्यादातर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से की है, जो हमेशा कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग है, यानी कि बिजनेस में एक्चुअली इन्वेस्ट करके उन्होंने वेल्थ बिल्ड की है। क्योंकि अगर हम वॉरेन बफेट या पीटर लिंच की बात करें तो इनकी नेटवर्थ बिलियंस में, और ये सब इन्होंने ये अल्फा बीटा की स्ट्रेटेजी को यूज करके नहीं बनाया है, ये सब इन्होंने कॉमन सेंस के साथ अच्छे बिजनेस में इन्वेस्ट करके वेल्थ बिल्ड की है। और इसीलिए वॉरेन बफेट और जितने भी सेल्फ मेड अमीर इन्वेस्टर्स है उन्होंने ये पूरी कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल और ये मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी को, जिसके बेसिक को आज हमने डिस्कस किया, उन्होंने इसे पूरा यूजलेस स्ट्रेटेजी बताया है।
क्योंकि आगे जाके इसमें आपको हाई लेवल के अलजेब्रा और मैथमेटिकल फॉर्मूले यूज करने पड़ते हैं, जिससे आप एक स्टॉक साइंटिस्ट बन जाते हो। लेकिन वॉरेन बफेट कहते हैं कि अगर इन्वेस्टिंग के लिए ऐसा हाई लेवल मैथमेटिक्स सीखना पड़ता तो आज भी मैं न्यूज़पेपर की डिलीवरी कर रहा होता। तो इसीलिए अब सवाल ये उठता है कि हम एक्चुअली में लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे स्टॉक्स ढूंढे कैसे। तो सबसे पहले हमको ये समझ के चलना है कि जिस भी कंपनी में हम इन्वेस्ट करेंगे, हम उसके एक दो शेयर्स नहीं खरीदेंगे, बल्कि हम वो पूरी कंपनी खरीद लेंगे। अब दोस्तों रियलिटी में ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पूरी कंपनी खरीदने के लिए हमें हजारों करोड़ों रुपए चाहिए। लेकिन फिर भी हमें बस इतना ध्यान देना है कि हमें लॉन्ग टर्म में प्राइस पे नहीं बल्कि बिजनेस पे बैट करना है, और हमें अपना फोकस स्टॉक से हटा के कंपनी और उसके बिजनेस पे डालना होगा। तो अगर हम किसी कंपनी में 5 या 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमें डायरेक्टली ये देखना है कि वो स्टॉक नहीं बल्कि वो बिजनेस अगले 5-10 साल में कहाँ होगा, वो स्टॉक डेली कैसा मूव करता है, उससे हमको कोई लेना देना है ही नहीं, यानी बीटा हमारे लिए रिस्क है ही नहीं। इस माइंडसेट से हमें बहुत ज्यादा फायदा होगा। वो ये कि हम अपने एनालिसिस में शॉर्टकट नहीं मारेंगे, हमें कंप्लीट इन्वेस्टर की तरह सोचेंगे, जिससे ऑटोमेटिकली हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा उस स्टॉक में बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने के लिए। और फिर जब उस स्टॉक का प्राइस फ्लक्चुएट होगा, जो हमेशा होता रहेगा, तो उससे हमको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अगर स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा तो हम सेलिब्रेट करेंगे, और अगर स्टॉक का प्राइस नीचे जाएगा तो हम उसमें और ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे और उस रॉन्ग प्राइसिंग का फायदा उठाएंगे। तो दोनों साइड में हमारी विन विन होगी। तो इसीलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए मेरी सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस आप लोगों के लिए ये है कि आप हर एक प्रोडक्ट को खरीदने के टाइम थोड़ा गौर करो कि ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से आप वही प्रोडक्ट बार बार खरीदते हो। अगर आप कोई कंपनी का प्रोडक्ट नहीं भी यूज करते हो, लेकिन आपको उस कंपनी के बारे में पता है कि उसके कस्टमर्स बार बार उसे यूज करते हैं, तो भी आप उस कंपनी के ऊपर रिसर्च कर सकते हो। क्योंकि इससे होगा ये कि जब आप स्टॉक खरीद लोगे तो आप एक ट्रू इन्वेस्टर की तरह सोचना शुरू करोगे। आज वॉरेन बफेट को इन्वेस्टिंग की दुनिया में 80 साल हो गए, लेकिन फिर भी उनकी आधी वेल्थ सिर्फ एक ही कंपनी में इन्वेस्टेड है, जो है एप्पल। क्योंकि उन्होंने अपने पर्सनल यूज के बाद ही उस कंपनी के प्रोडक्ट के कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को पहचाना, मतलब उसके मोड को, और तब जाके उन्होंने उसमें इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया। और उसके पहले वॉरेन बफेट का जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट था वो कोका कोला कंपनी में था, जिसमें वो आज तक 30 साल से इन्वेस्टेड है, क्योंकि वो उस कंपनी के प्रोडक्ट को रोज यूज करते हैं। तो इसे भी वॉरेन बफेट ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ही लिया था। तो इसीलिए ये पर्सनल एक्सपीरियंस वाली स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा काम आती है। इसी को वॉरेन बफेट सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस कहते हैं। तो इसीलिए फाइनली मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जब कोई इन्वेस्टर किसी स्टॉक में सिर्फ उसके प्राइस का पैटर्न या अल्फा बीटा को देख के उसमें इन्वेस्ट करता है, तो उसमें और किसी कैसीनो प्लेयर में ज्यादा फर्क नहीं होता है। क्योंकि जब कोई आदमी कैसीनो में एक बड़ा अमाउंट जीतता है, तो उसके लिए वो टाइम पे सबसे ज्यादा समझदारी वाली बात ये होती है कि वो फौरन वहां से जीता हुआ पैसा लेके निकल जाए। क्योंकि अगर वो और ज्यादा खेलेगा तो हो सकता है कि वो उन पैसों को हार जाए। तो अगर आप सिर्फ स्टॉक के प्राइस के साथ खेलोगे तो यही माइंडसेट आपका भी हो जाएगा। इसीलिए हमें स्टॉक इन्वेस्टर या किसी स्टॉक साइंटिस्ट की तरह नहीं सोचना है, हमें एक बिजनेसमैन की तरह सोचना है, ताकि हम किसी अच्छे बिजनेस में एक बार इन्वेस्ट करें जो हमें लाइफ टाइम तक वेल्थ बिल्ड करके देता रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने जरूर मिला होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपसे कोई ऐसे वैल्यूएबल वीडियोस मिस ना हो जाए।